टैक्सी तंग सी गलियों में होती हुई अब एक जगह रुक गई थी। पीछे से इसका दरवाज़ा खोले तुरंत भर में उठाए इर्द-गिर्द बने घरों को देखता हुआ उतरा। टैक्सी से नीचे उतरकर एक निगाह हाथ में पकड़ी कागज़ की चिट पर डाली और फिर सामने लगे बोर्ड पर यही वो एड्रेस था जो हिना के शोहर ने लिखवाया था। अनिल टैक्सी को किराया अदा करने के बाद बिल्कुल उसके बराबर ही आ खड़ा हुआ। दुरान ने एक निगाह अनिल पर डाली और सर की हल्की सी जंबिश के साथ आगे बढ़ने का इशारा किया। चंद कदम उठाने के बाद वो सफ़ेद रंग के लकड़ी के बने गेट के सामने खड़े थे। ये सिंगल डोर गेट था। दुरान ने आहिस्ता से घंटी पर हाथ रखा। रिजॉर्ट से सीधा वो आगे निकल आए थे। पाकिस्तान में हिना के माँ बाप के घर से बआसानी उसके शोर का नंबर मिल गया था। वो चोंकिंग के एक मुतवासित तबके में रिहाइश पज़ीर था। चोंकिंग की फ़्लाइट पकड़कर वो तीनों कुछ घंटों की मसाफत के बाद यहाँ पहुँच गए थे। यहाँ के नंबर से दुरान ने हिना के शोर को फ़ोन किया, खुद को क्लाइंट ज़ाहिर किया और अब उसके मुँह मांगे दाम पर वो उसकी बीवी के क्लाइंट बनकर उसके घर के सामने खड़े थे। चोकिंग पहुँचते ही उन्होंने एक होटल में रिहाइश ली जहाँ वो अब जोई को छोड़कर खुद यहाँ आए थे। तीसरी घंटी पर ही सफ़ेद दरवाज़ा खुल गया। बदबू के भभक्के उड़ाता खबीस शख्स गालिबन हिना का चीनी शोर ही था। एडवांस पेमेंट फर्स्ट। बड़े अंदाज में उससे पेंट की जेब से पिस्टल की हल्की सी झलक दिखाते हुए दुरान से कहा। दुरान ने अनिल को इशारा किया। अनिल ने फ़ौरन कोट की जेब से पैकेट निकालकर उसकी तरफ बढ़ाया। पैकेट को हाथ में लेकर उससे उछाला और फिर दरवाजे से पीछे होते हुए दोनों को रास्ता दिया। आओ। छोटी सी गैलरी थी जिसमें वो उस शख्स के पीछे चल रहे थे। उसकी पेंट की जेब में से पिस्टल अब भी नजर आ रहा था। गैलरी के आगे लाउंज और सामने दो बंद दरवाजे थे। बदबूदार सा लाउंज एक गलत सोफे, मेज और सामने बड़ी स्क्रीन टीवी पर मुश्तमिल था। कुछ पियोगे पहले? कमरा और लड़की तैयार है। शख्स ने मुस्कुराते हुए एक तरफ मेज पर धरी शराब की बोतलों की तरफ इशारा किया। मैं पीऊंगा, ये अंदर जाएगा। दुरान ने मुस्कुराते हुए कहा। वह हैरान हुआ। इकट्ठे नहीं जाएगा क्या? दुरान ने नफी में सा हिलाया। वो हफाजत से कहका लगा गया। ठीक है, जैसे तुम लोगों का मर्जी, पर वक्त के हिसाब से चार्ज है, इससे ज्यादा नहीं होगा। इंग्लिश जुबान में बोलते हुए उसने उंगली खड़े करके तनबी की। हाँ, फिक्र ना करो। दुरान ने हाथ खड़े किए, तसल्ली दी और फिर अनिल को जाने का इशारा किया। वो कमरा है सर, एंजॉय। अनिल को आंख मारने के बाद कमरे की तरफ इशारा कर रहा था। अनिल ने गहरी सांस बाहर ढूंढेली, एक चोर निगाह दुरान की निगाहों से मिलाई और कमरे की तरफ बढ़ गया। बैग में खुद लगाऊंगा। दुरान ने शराब की बोतलों की तरफ बढ़ते शख्स को रोका। वो पतीसी निकाले कंधे उचकाता हुआ पीछे हुआ। दुरान अब मेज की तरफ जा रहा था। अनिल कमरे में दाखिल हुआ तो सामने बेबस सी लड़की को चंद सानियों में पहचान किया। वो उन्हीं की बिल्डिंग की लड़की थी। दिल के फटने जैसा एहसास हुआ। वो निगाहें झुकाए एक रिपोर्ट की मानन बैठी थी। मेकअप से हटा चेहरा, शर्मनाक लिबास। अनिल निगाहें चुरा गया, फिर बामुश्किल सर ऊपर उठाया। हिना। अनिल की आवाज़ से वो पूरी तरह सटपटाई, सराहे से सर ऊपर उठाया। वो फटी आंखों से अनिल को देखती एकदम से उठी, हिचकी सी बंदी उसकी चीख बरामद हुई। श्श, चुप चुप, आपको यहाँ से लेने ही आए हैं। वो सहम गई। उसकी कैफियत बेयकीनी जैसी थी, कभी हंस रही थी तो कभी रो रही थी। अनिल लबों पर हाथ रख के खामोश रहने का इशारा कर रहा था। अनिल की तरह शायद वो भी उसे पहचान गई थी। रोए मत प्लीज, चुप, आप बिल्कुल सेफ हैं अब। अनिल ने हीना को खामोश रहने का कहते हुए कमरे का जायजा लिया। बिना किसी खिड़की और रोशनदान के उस छोटे से कमरे में सिर्फ एक ही मकसद का साजो सामान था। अनिल के चुप करवाने के बावजूद सामने खड़ी बेजान हीना खोटी खोटी आवाज़ से रोई जा रही थी। कैद, और वो भी इज्जत भरी। उसमें किसी जीरो की क्या हालत होती है, सामने बैठी वो लड़की ही जानती थी। पिछले 6 माह से वो यहाँ कैदो बंद में थी। माँ बाप ने तो यही सोचकर रुखसत किया था कि ना सिर्फ उसका मुस्तकबिल संवर जाएगा, बल्कि पीछे उनके घर को भी सहारा मिलेगा। शादी की झांसे में यहाँ लाकर शोहर उससे 6 माह से जिस्म फरोशी जैसा घिनौना कारोबार करवा रहा था। उसके घर वालों का मुंह हर माह चंद हजार भेजकर बंद कर देता था। वो अपनी निगरानी में हिना की बात घर वालों से करवाता था, जिससे वो ये कहती कि वो बहुत खुश है और यहाँ एक स्टोर में मुलाजमत करती है, जिसकी वजह से आप लोगों को पैसे भेज रही है। सारा दिन वो उस छोटे से फ्लैट नुमा घर में बंद रहती। शोहर का जब दिल करता तशद्दुद करता और मुंह मांगे दामों पर जिस्म फरोशी करवाता। वो अब मायूस होने लगी थी। खुद को हालात पर छोड़ दिया था, लेकिन आज यूं कोई उसे बचाने के लिए आ जाएगा ये नाकाबिले यकीन था। मुझे यहाँ से जाना है, मुझे पाकिस्तान जाना है, अपने घर। प्लीज़ मुझे ले चलो यहाँ से। कांपते हाथों से राह फरार की चाह पर खड़ी वो अब भी बेयकीनी से सामने खड़े अनिल से मिन्नत समाजत कर रही थी। जाएंगी, जरूर जाएंगी, बिलीव मी, आप रोना बंद करें, आवाज बाहर जाएगी।
अनिल ने तसल्ली अमेज़ लहजे में समझाया। तहफ़्फ़ुज़ की यकीन दिलाने के लिए अपना कोट उतार कर उसे कंधों पर डाल दिया। निगाहों का ज़ाविया तब्दील किया और कमरे के बंद दरवाजे को बागौर देखा, जिसके पार छोटे से लाउंज में लगे सोफ़े पर हिना का शौहर बैठा था और दुरान हाथ में 2 ग्लास सामने उसकी तरफ आ रहा था। ग्लास से मौजूद मखलूल की ऊपरी सतह पर सफ़ेद झाग की तबरेज़ सतह थी, जो दुरान की ढाक भरने से ग्लास के किनारों से टकरा रही थी। बड़ी महारत से दुरान ने ग्लास के अंदर मौजूद उस मखलूल के अंदर बेहोशी की दुआ मिलाई थी। कनक यूसुफ सामने बैठे शख्स को देखता हुआ अब उसके करीब आ चुका था। वो बड़े मज़े से टांगे पसारे टीवी पर निगाहें जमाए हुए था। आपके लिए। दुरान ने भरपूर मुस्कुराहट चेहरे पर महसीन किए उसकी तरफ ग्लास बढ़ाया। वो चौंका, हैरत से दुरान की तरफ देखा। भरपूर अदाकारी। ओह, अब न मैं खुद बना लेता, आपने तकलीफ़ की, पर अब कर दी है तो लाइन दें। पिलाहट से भरे दांत निकाले और अब दुरान के हाथ से ग्लास साम रहा था। दुरान ने उससे ग्लास पकड़ाया और खुद बाईं तरफ लगे काउच पर परजुमान हुआ। वो ग्लास को लबों से लगाए शराब चढ़ा भी चुका था, जबकि दुरान हनूज ग्लास को एक हाथ में थामे बैठा था। निगाहें क्लाई पर बंधी घड़ी की सुइयों को आगे से रखता हुआ देख रही थी। 3 मिनट बस। आपको देखकर लगता है जैसे बहुत देखा हो कहीं। मखलूल से भरे ग्लास को लबों से हटाए आंखों को शनासाई अंदाज में चुंडी किए दुरान की तरफ देख रहा था। दुरान ने आबरू उठाया। हाँ, एक मशहूर हॉलीवुड एक्टर से बहुत शक्ल मिलती है मेरी। दुरान ने बड़े वसक से झूठ बोला। वो जोर जोर से इस बात में सही लाने लगा। हाँ, याद आ गया। बिल्कुल वो रॉक फाइटर का हीरो। वो सोफे के बाजू पर हाथ मारे अपनी सहानत पर इतराता हुआ कहकर लगा गया। दुरान ने मायनी खेज मुस्कुराहट सजाए बस सर अस्वाद में हिलाने पर इत्तफाक किया। वाक़ई, बहुत शक्ल मिलती है तुम्हारी उससे। मुझे भी बहुत से लोग कहते हैं मैं जैकी जैसा लगता हूँ। वो गर्दन उठाए शेही बखार रहा था। अच्छा, यकीन करें लोग सच कहते हैं। है ना? तुम्हें भी लगा ना ऐसा? उंगली को हवा में जलाते हुए तस्दीक मांग रहा था। अबासत से पतीसी निकाले हुए था। दुरान उसकी उंगली की धीमी होती रफ्तार को जांच रहा था। अब काम सेकंड्स पर था। अंदर वो तुम त तुम्हारा दोस्त है? किस काम के सिलसिले में आए हो? तुम लोग चाइना? दरवाजे की तरफ इशारा किए वो दुरान से अब अनिल के बारे में पूछ रहा था। उसको हिचकी लग रही थी। आंखें बंद हो रही थीं, जिन्हें वो ज़बरदस्ती खोलने की नाकाम कोशिश में मुंह के साफे बिगाड़ रहा था। दुरान बड़े आराम से अपनी जगह से उठा। मखलूल से भरा ग्लास सामने मेज़ पर बड़ी आहिस्तगी से रखा। वो अब हवास खो रहा था। गर्दन एक तरफ लुढ़क गई और आंखें बंद हो चुकी थीं। दुरान करीब आया, पेन की जेब में हाथ डाले उस पर झुका। तुम्हें इंजाम तक पहुंचाने आए हैं। स्याह आसमान पर अनगिनत सितारों की झुरमुट में आखिरी तारीखों का बारीक सा चांद चमकता हुआ दुनिया में मौजूद बहुत से स्याहबख्त लोगों के दुखों से बेखबर था। कराची में घुटन सदा तंग गलियों में बने ताफुन सदा ये घर, जिनकी हर सीम सदा भुरभुरी ईंट, अंदर रहते मकीनों की खुटी और तल्ख जिंदगियों की खुमासी थी। 2 कमरों और एक छोटे से स्टोर नुमा कोठरी पर मुश्तमिल इस घर में रात के 11 बजे झिंगरों की आवाज़ एक बुनमुनाहट की तरह गूंज रही थी। दोनों कमरों की बत्ती गुल थी, जबकि स्टोर में लगा बल्ब चल रहा था। स्टोर को भी कमरे के तौर पर ही इस्तेमाल किया जाता था। दिसंबर की यकबस्ता सर्दी में जहाँ घर के तमाम मकीन लिहाफों में दबके सो रहे थे, वहाँ स्टोर में डले बिस्तर पर एक तरफ बेखबर सोई मैरी की करवट के मुखालिफ समेत में वो सिमटी सी चोर निगाहों से साथ गोद में रखी किताब पर निगाहें दौड़ा रही थी। स्याह रंग के जोड़े पर मैरून शॉल को कंधों के गिर्द लपेटे वो किताब पढ़ने में मशगूल थी। आमना अब उससे अपने घर की लाइब्रेरी से इस्लामी किताबें लाकर देने लगी थी। रोशन किताबें, हक सच को बयान करती हुई किताबें, सीधा रास्ता दिखाती हुई किताबें, पर दर पर तराजू पर से पर्दे उठाती किताबें, जिन्हें वो छुपा कर घर ले आती थी। सारी सारी रात वो उन किताबों को पढ़ने में गुजार देती थी। इस्लाम कामिल दीन है। सिर्फ जहन उसको तस्लीम नहीं कर रहा था, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता दिल में लगे कुफल भी खुलने लगे थे। वो सोचने लगी थी, फिर खोजने लगी थी, फिर मानने लगी थी। बस अब ईमान लाने की देर थी। दरवाज़ा खुलने की हल्की सी चिड़चिड़ाहट पर गिरफ्तारी से उससे किताब को लिहाफ में छुपाया, मुस्तरब सा चेहरा ऊपर उठाया। जोई, जाग रही हो ना? सुनैना सर अंदर किए पूछते हुए आगे बढ़ी। स्याह शॉल कंधों पर लपेटे वो अंदर दाखिल हो चुकी थी। आ आ जाओ। तुम सोई नहीं अभी तक? रोशनी सो गई क्या? हल्की सी गड़बड़ाहट पर वो बामुश्किल काबू पाए हुए थी। अमूमन इस वक्त सब सो जाते थे, मगर आज सुनैना की बेटी रोशनी बीमार थी। कुछ देर पहले तक
उसके रोने की आवाज़ें घर भर में गूंज रही थीं। अब शायद वो सो चुकी थी। हाँ, सो गई है। वो दरवाज़ा बंद करने के बाद अब उसके बिस्तर के करीब आ रही थी। जोई की धड़कन तेज़ होने लगी। थक-थक की आवाज़ के साथ गाल गर्म होने लगे। तुम भी सो जाती ना, थोड़ी नींद पूरी हो जाती। कोशिश तो की मगर सर में बेपनाह दर्द था। चाय पीने को दिल था मगर तुम्हारे हाथ की हल्की सी मुस्कान ने सुनैना के खुश्क लबों के किनारों को फैला दिया। कितने अर्से बाद वो यूं मुस्काई थी। जोई ने नजर भर कर उसे देखा। पिलाहट सदा थका चेहरा, आंखों के नीचे गहरे स्याह हल्के उसके हसीन चेहरे को बसमुर्दा किए हुए थे। दिल में एक टीस उठी थी। 1 साल पहले कैसा खिलता चेहरा था उसका, चमकती आंखें, धमकती सुर्खी झलकाती रंगत। अभी बना देती हूँ, चलो साथ चलते हैं, किचन में इकट्ठे बनाते हैं। लिहाफ को बड़े एहतियात से उठाती वो अपनी जगह से उठी। मुबादा सुनैना की निगाह किताब पर पड़ जाए। वो उससे पहले ही पलट कर दरवाजे की तरफ बढ़ गई। जोई ने सर को हल्का साम दिया, एक चांची निगाह वापस से हाफ पर डाली और उसके पीछे पीछे किचन में आ गई। छोटा सा बोसीदा किचन भी मरियम ने बड़े सलीके से साफ कर रखा था। जोई अब बर्तनों की अलमारी से केतली निकाल रही थी और सुनैना दूध की बोतल फ्रिज से निकाल बाहर कर रही थी। जोई बोतल को उसकी तरफ बढ़ाते हुए धीमे मगर पुरसोच लहजे में पुकारा। हम्म। एक कप पानी को केतली पर चढ़ाते मगर अंदाज में हल्का सा अंगारा भरा। रहबर रिश्ता भेज रहा है फिर से। खाला ने अम्मा को बताया है कि वो जल्द आएंगी। सुनैना निगाहें झुकाए हुई थी। जोई ने चौंक कर खुशी से देखा। वो उनका खाला साथ था जिसका रिश्ता पहले सुनैना का अच्छी जगह से रिश्ता आ जाने पर चांद ने ठुकरा दिया था। रहबर सुनैना को पसंद करता था। वो अच्छा सुलझा हुआ लड़का था लेकिन माली हालात अच्छे नहीं थे जिसकी वजह से जॉन राजी नहीं हुआ था। ये तो बहुत खुशी की बात है ना। जोई के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखर गई थी जबकि वो उदासी से सर झुकाए हुए थी। मैंने अम्मा से साफ साफ कह दिया, पहले जोई की शादी होगी तो ही मैं करूँगी, तब तक रोशनी भी बड़ी हो जाएगी। मेरे नसीब के इंतजार में खुद के नसीब के दरवाजे क्यों बंद कर रही हो सुनैना। रायबर अच्छा लड़का है जो तुम्हें यूं एक बच्ची के साथ भी कबूल कर रहा है। बहुत आहिस्ते से सुनैना के चेहरे को थोड़ी से पकड़कर ऊपर किया। नसीब वो क्या होता है जोई। उसकी आंखें डुब आ गईं। एक होक थी जो जोई के दिल में टीस बनकर उठी और भी कम होते होते जैसे पूरे वजूद में घुल गई। पानी केतली में पककर अब पत्ती किनारों से चिपकने लगी। जोई ने फौरन पकते पानी में दूध की बोतल उंडेली। सफ़ेद दूध स्याह होते पानी में घुलकर अपना रंग बदलने लगा। पहले मैं अक्सर सोचती थी कि काश कोई ऐसा बाजार हो जिससे खूबसूरत चेहरा खरीद लाऊं। खूबसूरत चेहरों के साथ शायद नसीब फ्री में मिल जाएगा। लेकिन अब तुम्हें देखती हूँ तो सोचती हूँ, नहीं, नसीब खूबसूरत चेहरों से नहीं जुड़े होते। अब्बा को देखकर समझ आती है, नसीब तो दौलत से जुड़े होते हैं। खोया सा लहजा और आंखें खोलती चाय पर थी। चीनी के 2 चम्मच केतली में उंडेल कर वो गुमसुम खड़ी सुनैना की तरफ पलटी। वो मुस्कुराई थी, फीकी सी मुस्कुराहट। सुनैना ने तड़प कर उसके चेहरे पर निगाह घुमाई। तुम बदसूरत नहीं हो जोई। क्यों ऐसा सोचती हो। तुम बहुत प्यारी हो। तुम्हारी आंखें इतनी खूबसूरत हैं, स्याह बड़ी सी, घनी लंबी पलकें। तुम्हारे चेहरे का हर नक्श इतना मासूम और जाजिब नजर है कि सुनैना जल्दी जल्दी एक ही सांस में जोई को उसकी खूबसूरती से आशना कर रही थी। वो बेहासा हंसी, ना खत्म होने वाली हंसी। कंधे हिल रहे थे। स्याह किनारों वाले बालों के नीचे सफ़ेद तरतीब से तराशे दांत भी दिखने लगे। हंस क्यों रही हो, सच कह रही हूँ बिल्कुल। और तुम्हारे बाल, लोग तो ऐसे कर्ल डालने को पता नहीं कितने पैसे लगा देते हैं। सुनैना ने हल्की से घूरा। वो हंसते हुए चाय कप में उंडेल रही थी और सर को आहिस्ते से नफे में हिला रही थी। मैंने कब कहा तुम झूठ कह रही हो। तुम्हें मैं वाकई बहुत खूबसूरत लगती होंगी क्योंकि मैं तुम्हारी बहन हूँ और तुम्हें मुझसे मोहब्बत है। किसी और की नज़र से देखोगी तो नहीं लगूंगी। चाय का कप उसे पकड़ाते हुए वो अब भी हंस रही थी। नहीं, ऐसा हरगिज नहीं है। देखना, एक दिन कोई शहजादा आएगा मेरी जोई के लिए। सुनैना ने जोर से कहा। चाय का कप दोनों हाथों में थामे उसका मूड एकदम खुशगवार हो गया था। चाय के कप से उड़ती भाप उसके चेहरे तक उठ रही थी। फिर से डाइजेस्ट करने लगी हो ना। मत पढ़ो, हकीकत बहुत तल्ख होती है उससे। जोई ने मसनूई शिकन डाले तनबीह की। नहीं तो, कहानियां हमें जीने के तरीके भी तो सिखाती हैं। हर कहानी रोमानी और ख्यालों से परे तो नहीं होती। बहुत सी कहानियां सबक आमोज भी होती हैं। कहाँ क्या गलत है क्या सही है, ये सब भी तो सिखाती हैं। अच्छा अम्मा दादी, पढ़ लिया करो। चाय कैसी बनी है ये बता। कप के किनारे को लबू से लगाए पुन में उठाते हुए सवाल किया। हाय, बहुत बहुत कड़क। फ्लैट की बैल्कनी याद आ गई। वो मुस्कुरा रही थी।
आंखें बंद किए चाय की लज्जत को अंदर उतारते हुए वो वाकई बीते अच्छे दिनों की याद में खोई थी। मगर जॉय को सिर्फ बैल्कनी याद नहीं आई थी, कोई और भी था जो सामने पार्क में सफ़ेद पत्थर की बेंच पर सुस्त झुकाए बैठा था। होटल के इस नफीस कमरे में हिना की मदम सिसकियों की आवाज़ उसके आंसुओं में रूंधी पासकश में गूंज रही थी। ये चोंगकिंग के एक 5 स्टार होटल का कमरा था जिसके वस में हिना जॉय के गले लगी हुई थी। स्याह गर्म मुकम्मल बंद कोट में मलबूस वो शफाफ आंसू से तर चेहरा लिए उस दिन की निस्बत बहुत बेहतर हालत में थी। जॉय गहरे नीले रंग की जर्सी के नीचे पाँव तक आती गुलाबी स्कर्ट सेबतन किए बालों की सलीके से चोटी बनाए पुरसुकून चेहरे के साथ गले लगे हिना की कमर को तसल्ली अमेज अंदाज से सहला रही थी। मुझे माफ़ कर देना जॉय, मेरी वजह से इतनी मुसीबत उठाई तुमने। शिंग जब भी मेरी तुम्हारे घर वालों से बात करवाता था तो वो मेरे सर पर खड़ा होता था। जो वो कहने के लिए कहता था मैं वही कहती थी। हिना की शादी के बाद उसके वालिदैन के जिक्र पर ही जॉन और मरियम को पता चला था कि कोई ऐसा चीनी गिरोह है जो ईसाई बच्चियों से वहाँ के लड़कों की शादी करवाता है। हिना के वालिदैन के मुताबिक हिना वहाँ बहुत खुश थी। बस वहीं से जॉन और मरियम को लीताओ का रिश्ता मिला था जो उस वक्त उनकी अशद ज़रूरत था। तफ्तीश के लिए एक दो दफ़ा हिना से बात हो जाने के बाद उन्होंने मज़ीद लीताओ की कोई छानबीन नहीं करवाई थी। मुझे तुमसे कोई शिकवा नहीं पगली, तुमने तो अपनी जान पर खेलकर मुझे फ़ोन किया था, लेकिन उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी थी। जोई ने आहिस्ते से कहा, लम्हा भर को चेहरे पर एक साया सा लहराया। फिर वो मुस्कुराती हुई उससे अलग हुई, उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में लिया। भूल जाओ सब जो हुआ, अब पाकिस्तान जा रही हो तो नए सिरे से अपनी ज़िंदगी शुरू करना। हिना के शोर शिंग के बेहोश होते ही दुरहान और अनिल उनको वहाँ बांध कर हिना को हिफाजत वहाँ से निकाल लाए थे। ऐसा करना बेहद ज़रूरी था क्योंकि पुलिस को शिंग पूरे सबूतों के साथ पेश करना था। उसके बाद हिना को हिफाजत पुलिस स्टेशन पहुंचाया जहां उससे शिंग के खिलाफ बयान दिया और चाइना पुलिस से फौरी रद्द अमल पर बेहोश शिंग को उसके घर से तमाम सबूतों समेत गिरफ्तार कर लिया। फिर 2 दिन के अंदर अंदर सिर्फ शिंग ही गिरफ्तार नहीं हुआ था, दौरान और अनिल ने हिना की वीडियो बनाई और उसको वायरल करते हुए पाकिस्तानी हकाम को जगाया जिनकी तवज्जो उस कानूनी जुराइम की तरफ आज तक नहीं गई थी। 2 दिन के अंदर अंदर ना सिर्फ चाइना में शिंग से लेकर लीताओ जैसे ऐसे चालबाज तमाम लड़कों की गिरफ्तारी अमल में लाई गई, बल्कि पाकिस्तान में उन जराइम में मुलविस धड़ाधड़ गिरोह अब गिरफ्तार हो रहे थे। बहुत सी लड़कियां हिना के साथ बाजियाब करवा ली गई थीं जिनकी आज रात पाकिस्तान रवानगी थी। जोई को और खुद को दुरान ने अभी भी इस सारे मामले में मुखफ़ी रखे हुए था। वो जानता था अभी इस एक्शन में ब्लैक सेक्स माफिया भी कुछ देर के लिए रोपोश हो जाएगा। उसे उसी दौरान जोई को लेकर चाइना से निकलना था। अब की बार दुरान ने स्नूकर के खेल जैसा दांव खेला था। स्ट्राइकर को ऐसी सर्व दी थी कि चारों तरफ बहुत सी गेंदें ना सिर्फ निशाने पर आई थीं बल्कि लड़खड़ाते हुए चारों खानों को चित कर दिया था। जोई ने पाकिस्तान में सुनैना और रहबर से बात कर ली थी जिन्हें वो अपने मामले में खामोशी इख्तियार करने की तलकीन कर चुकी थी। दुरान उसे इस सारे मामले से बड़े अंदाज में अलग कर रहा था। इस वक्त हिना पाकिस्तान वापसी के लिए तैयार थी और जोई से अलविदाई तौर पर गले मिल रही थी। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर जोई और हिना ने एक साथ दरवाजे की तरफ नज़र घुमाई। दुरान के पीछे अनिल कमरे में दाखिल हो रहा था। दुरान हन्नूस अपने लापरवाह से हुलिये में जबकि अनिल सूटेड बूटेड था। वो तो खुले से ट्राउज़र की जेब में हाथ डाले मोबाइल स्क्रीन पर कुछ देखने में मगन था जबकि अनिल अब लब भींचे उनकी तरफ बढ़ रहा था। आपकी फ़्लाइट का वक्त है, पुलिस नीचे इंतज़ार कर रही है। हिना ने आहिस्ते से सर को अस्वाद में हिलाया और फिर से जोई को अपने साथ लगाया। अपना ख्याल रखना जोई, नम आंखों के साथ मोहब्बत से उसके कान में सरगोशी की। तुम भी। वो पीछे होकर आहिस्ते से मुस्कुराई थी। हिना एक मोहब्बत भरी अलविदाई निगाह उस पर डालती पलटी और अनिल के पीछे कमरे से बाहर निकल गई। वो अब तक कमरे की वस में अपने मोबाइल पर सर झुकाए खड़ा था। जोई को प्रपोज करती वीडियो ने पूरे हॉलीवुड में हलचल मचा दी थी। मीडिया वाले और फैंस दुरान के गायब होने पर बेचैनी जाहिर कर रहे थे। सबको जानना था आखिर वो कौन सी खुशकिस्मत लड़की है जिसे दुरान अपनी दुल्हन बनाने वाला है। वो उससे कब मिला, कैसे मिला, कब मोहब्बत हुई और अब कब शादी करेगा। दुरान के प्रपोज करने वाली वीडियो ने हार्वी और ब्रूस की वीडियो को पसे पुश डाल दिया था। लोगों को बस अब दुरान की मीडिया पर बयान का इंतजार था। वो यूं ही ट्राउजर्स की बाईं जेब में हाथ डाले पेशानी पर उफ़ शिकन उभारे दाएं हाथ में मौजूद मोबाइल स्क्रीन पर नजर जमाए हुए था जब जोई अपने और उसके बीच मौजूद चंद कदम का फासला खत्म करते हुए उसके मुकाबले आ खड़ी हुई।
जोई ने दोनों हाथों की हथेली को आपस में मिलाया और अल्फाज को जहन में तरतीब दिया। थूक निकला और निगाह उसके चेहरे पर डाली। उससे क्लोन की मदम सी महक इतनी सी दूरी पर दिल की दुनिया उथल पुथल किए हुई थी। अल्फाज नहीं है मेरे पास, कैसे शुक्रिया अदा करूं आपका। बहुत हल्की सी बाजकश थी जिससे कमरे की खामोशी में इर्ताश पैदा किया। मत करें। रोका सा मुख्तसर जवाब। वो मोबाइल को देखने में मखूद था, एकदम अजीब सी निरामत हुई। वो बदतमीज से शुरू से था। जोई आंखें झपके उस बदतमीज को देख रही थी। मेरा मतलब है, शुक्रिया मत अदा करें, बस मेरे लिए वो करें जो मैं कहूँगा। सपाट लहजे में बिना तुहमीद बांधे अपना मकसद बताया, फिर निगाह उठाई। उफ, घायल कर देने वाली हिस्सेल आंखें। जोई ने फौरन पलकें गिरा दी। क्या करना होगा मुझे? ये अदब सिर्फ उसके एहसानों के मरहोने मिन्नत नहीं था। सामने खड़ी लड़की के लिए वो कुछ और ही अहमियत रखता था। उसे जब भी ये महसूस होता तो अजीब सी चिढ़ होने लगती। फिलहाल तो पूरे एतमाद के साथ मीडिया पर इंटरव्यू देना है आपको। गहरी सांस लेते हुए सहन से जोई की सोच को झटका। वो अब फिर से पलकें उठाए उसकी आंखों में दिख रही थी। से आंखों की पुतलियों में बेपनाह एहतराम के साथ एक समंदर मौजूद था जो दौरान से मुखफ़ी नहीं रह सकता था। फौरन निगाहें चुराई, चेहरे पर सख्ती ऊद आई। कैसा इंटरव्यू देना होगा मुझे? वो सवाल कर रही थी, मीठी सी आवाज़ जिसकी बवार उसके असाबों पर बरसने लगती थी। क्या थी वो और क्यों थी? लेकिन उसे नहीं चाहिए थी। वो ज़बरदस्ती घुस रही थी उसकी ज़िंदगी में, उसकी बहुत ही पर्सनल ज़िंदगी में, जहाँ आज तक वो किसी को मुकाम देने का तसव्वुर भी नहीं करता था। वहाँ वो एक सानहे के तौर पर आ रही थी। बताऊंगा। तेज़ी से वो उसके पास से गुजरता हुआ कमरे के दरवाजे की तरफ बढ़ गया। जोई अब बंद दरवाजे की तरफ देख रही थी। वो चला गया था, लेकिन उसकी खुशबू यहीं हवा में अब तलक घुली हुई थी।